जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी के तहत आज हम पीईटी यानी प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमारा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और बाकायदा उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। अगर आप लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्लास चलता है उसमें कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जाती है, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका पीईटी हो। तो चलिए, इसमें भी आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जितने भी सिलेबस शामिल हैं सभी का यहाँ पर निचोड़ दिया जाएगा और विद सॉल्यूशन के साथ। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो यहाँ पर देखिए, औरंगजेब है, दारा शिकोह है, मीर जुमला है और अबुल हसन कुतुब शाह है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट होता है, मीर जुमला। मीर जुमला का पूरा नाम जो था मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद था। यह एक ईरानी व्यापारी था जो प्रारंभिक समय में गोलकुंडा में हीरे का व्यापार करता था। उसकी प्रसिद्धि और ऐश्वर्य का इतना ज़्यादा बोलबाला था कि जो सुल्तान था वह इसे पसंद नहीं करता था। इस कारण बाद में मीर जुमला ने मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की शरण ली और उसे शाहजहाँ ने वज़ीर की उपाधि दी। और वज़ीर की उपाधि जैसे ही मीर जुमल पाया और उसने जो है शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरे का जो है कोहिनूर भेंट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी दमन किया था? तो यहाँ पर देखिए, इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद तुगलक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का हमारा राइट होगा बलबन। देखिए, इल्तुतमिश के समय में चालीसा यानी तुर्के चहलगानी का जो है पुनर्भाव हुआ था। इसके प्रारंभिक सदस्य सुल्तान के गुलाम थे। इल्तुतमिश प्रारंभ में इस पर नियंत्रण रखते हुए बाद में चालीसा की स्थिति मजबूत हो गई। इन्होंने सुल्तान की शक्ति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था और बलबन जो स्वयं भी एक सदस्य था, यह जानता था कि उसको नष्ट किए बिना स्वतंत्रतापूर्वक राज्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसने चालीसा के मंडल को नष्ट कर दिया और अलाउद्दीन ने अपने चाचा को मारकर गद्दी हथिया ली। और उसका शासनकाल की बात करें तो 1296 से 1316 तक जो है, इसके समय में दक्षिण पूर्वी तुकरी जो है आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो है बलबन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कह रहा है, भीतरी अभिलेख, एरन अभिलेख, चूनागढ़ अभिलेख और देवागांव अभिलेख। तो सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो तीसरे नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर एरन अभिलेख। देखिए, गुप्त काल में सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख यह मिलता है कि इसका साक्ष्य आपका 510 में, इसका साक्ष्य 510 में 510 के ईस्वी के जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ। इसके अनुसार भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी जो है सती हो गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। चौथा नंबर है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है और आपका उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर जिले में। कहाँ पर? कुशीनगर जिले में हुई थी। इस स्थान को कुशीनारा और कुशावती नाम से भी जाना जाता है। यह कुशीनारा जो है मल्लों की राज्य रहा करता था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह 483 ईसा पूर्व हुई थी। और वह उस टाइम उनकी जो एज थी वह 80 वर्ष के थे। कितने? वह उस टाइम 80 वर्ष उनकी एज थी। और अशोक ने इस पवित्र स्थान की यात्रा भी की थी और यहीं पर उसने एक स्तूप का निर्माण कराया था। यहाँ आज भी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में यह विख्यात है। बिहार के बोधगया में बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त की थी, जबकि मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले के सांची और सतना जिले के भरहुत में उनकी मृत्यु के प्राप्त कुछ अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पाँचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ऑप्शन में देखिए, सिकंदरिया है, लोथल है और आपका महास्थानगढ़ है और आपका नागपत्तनम है। तो यहाँ पर पाँचवें नंबर में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा लोथल करेक्ट हो जाएगा। लोथल जो था वह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। इस स्थल की खुदाई जगपति जोशी ने कराई थी। किसने? जगपति
जोशी ने कराई थी। जगपति जोशी ने कराई थी। यहाँ का उत्खनन से बंदरगाह होने का प्रमाण मिलता है। लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवान नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर कौन सा तो मरगवाला गांव में 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज जो है एरा और राय नामक 1954 में इसने की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर लोथल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 6 नंबर है और कह रहा है निम्नलिखित में से विचार करना है कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो कह रहा है कि प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। प्रांतीय स्वशासन का यहाँ पर उपबंध था। उसके बाद दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि ये तो हमारा सही कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कि यह संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, तो ये भी सही कह रहा है। और तीसरा कह रहा है केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो ये तीनों के तीनों हमारे यानी राइट हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया हुआ करता था और ब्रिटिश क्राउन ने अपनी शक्तियों का अधिकार प्राप्त किया था। इस अधिनियम द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, लेकिन यहाँ पर क्रिया नहीं हो सका और इस अधिनियम द्वारा एक फेडरल बैंक की स्थापना के जो है उपबंध यहाँ पर किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। और 7वां नंबर है मैं एक समाजवादी और यहाँ पर गणतंत्रवादी हूँ। मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मुझे राजाओं और राजकुमारों पर विश्वास नहीं है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने जो है से संबंधित है। नेहरू ने सर्वप्रथम बांकीपुर के पटना में 1912 में कब बांकीपुर के पटना में 1912 के अधिवेशन में एक कांग्रेस प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था और आर्थिक बल क्षेत्र में नेहरू समाजवादी थे और उन्होंने आर्थिक आवश्यकता पर बल दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। माई एक्सपेरिमेंट विथ द तुत के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ तुत के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और महात्मा गांधी। तो यहाँ पर 8वें नंबर में ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई उनकी एक आत्मकथा है। हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन आदि महात्मा गांधी की अन्य कृतियाँ भी हैं। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रचनाएं की हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। यह आपका जो है गिलमेमेज बर्ड ऑफ हिस्ट्री है। 8वां नंबर है लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तो कह रहा तिब्बत का अभियान और बंगाल का विभाजन, प्राचीन स्मारकों के प्रशिक्षण का अधिनियम और डी है विक्टोरिया हॉल का निर्माण। तो लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? 9वें नंबर में तो इसका मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण बंगाल का विभाजन था और बंगाल का विभाजन जो आपका हुआ था वह 9 जुलाई आपका 1905 में 1905 को जनता के सामने रखी गई और इसकी घोषणा जो हुई थी वह 20 जुलाई। कब? इसकी घोषणा 20 जुलाई और 1905 में जो है की गई थी। आइए आगे 10वां नंबर देखते हैं। कह रहा है 10वां नंबर नील विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहाँ पर बात करें नील विद्रोह का तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास कौन थे? तो यहाँ पर दिगंबर विश्वास और विष्णु जो है विश्वास कब किए थे? तो आपका 1859 में। और बंगाल तथा इसका प्रभावित क्षेत्र कौन थे? तो इसका प्रभावित क्षेत्र आपका बंगाल था और उसके बाद आपका बिहार था। आगे है स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम आपको बताना है। तो 11 नंबर में अगर बात करें तो देखिए लेक मंजला, लेक टिमसा,
ग्रेटर बीट लेक और लिटिल बेटर लेक। स्वेज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा ओर पड़ने वाले झीलों का जो सही क्रम होगा वो आपका लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेटर बीटर लेक और लेटर बीटर लेक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। बारह नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है संगमरमर और आपका क्वार्टाजाइट, स्लेट और ग्रेनाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा ग्रेनाइट। अगर देखें हम तो देखिए ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। कौन सी? ये आपका जो है आग्नेय चट्टानों का यह उदाहरण है और इन आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है। इस प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीव और जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। 13 नंबर है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर सुमिलित नहीं है? तो बेलडीला मध्य प्रदेश दे रखा है और आपका केमानुकुंडी कर्नाटक दे रखा है, सिंहभूम झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा दे रखा है। और पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर आपका सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका बेलाडीला जो आपकी मध्य प्रदेश दे रखा है, यह आपका यहाँ पर सुमिलित नहीं है। बेलाडीला लौह इस्पात का प्रसिद्ध खदानी है जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? तो आपका छत्तीसगढ़ में है, जो वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। आगे है यहाँ पर 14 नंबर, किशनगंग एक सहायक नदी किसकी है? कह रहा रावी की, चिनाब की, झेलम की और ब्यास की। तो किशनगंगा एक सहायक नदी है। तो बात करेंगे 14 नंबर में तो आपकी झेलम की। किसकी? तो देखिए किशनगंगा नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग के पास आपका किशनसर झील है। ये आपका 245 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पाकिस्तान के आपका मुजफ्फराबाद में के पास झेलम नदी में मिल जाती है। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। इसमें कुल आपका जो है 245 किलोमीटर मार्ग में 50 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण और शेष आपका 195 किलोमीटर अधिकृत कश्मीर में आता है। और 15 नंबर है, यहाँ पर कह रहा है विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर कह रहा है देखिए विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, ये तो नहीं है इसका। और मौद्रिक सहयोग का बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। और सी कह रहा है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कि देखिए विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और इसकी स्थापना जो हुई थी आपका 1944 में हुई थी। और अमेरिका में, कहाँ पर? अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। और ब्रिटेन वुड्स शहर में वैश्विक नेताओं की घोषणा के पश्चात सन 1945 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को निधि सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निर्माण के लिए ऋण देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पुनर्निर्माण हेतु जो है ऋण प्रदान करना। तो किस वर्ष की आयु की वर्ग की जनसंख्या को जनगणना लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 1515 से 60 वर्ष से आयु वर्ग को। देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आपके UNFPA ने जनसंख्या लाभांश को अर्थ परिभाषित करते हुए कहा कि आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा है तब होता है जब श्रमिकों की संख्या के संबंध में श्रमिकों में बढ़ती संख्या में लोग होते हैं। इनमें कार्यरत आबादी 15 से 16 वर्ष की जो है वर्ग होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी विकल्प यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आगे है स्वधार योजना किससे संबंधित है? 17 नंबर है, स्वधार योजना जो है आपका है वह कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। किसके लिए? तो अगर इसके बात करें, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह योजना उन महिलाओं के लिए था जो कठिन परिस्थितियों में हैं। इन योजना के तहत ज़रूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को रहने, खाने और कपड़े और देखभाल की सुविधा प्रदान किया जाता था। आगे देखिए 18 नंबर कह रहा कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है?
18 नंबर है। और मेक इन इंडिया का यहाँ पर उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर उद्देश्य था वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। क्या था? तो मेक इन इंडिया का शुरुआत जो आपकी हुई थी वह 25 सितंबर कब हुई थी? 25 सितंबर आपका 2014 में 2014 में हुई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत को देश विदेश कंपनियों द्वारा वस्तुओं का निर्माण का केंद्र बनाना। इसमें भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश का आकर्षण करने की उम्मीद है। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रोफेसर पीसी आपका महान माहौल नोबिस का नाम जुड़ा है। तो ये आपका जुड़ा है द्वितीय योजना से। किससे? प्रोफेसर पीसी महान लोबिस का नाम द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अगर हुई थी कब? तो 1 अप्रैल। कब? तो द्वितीय पंचवर्षीय की योजना की शुरुआत 1 अप्रैल आपका 1956 से हुआ था। और 31 मार्च कब तक? तो 31 मार्च 1961 तक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में जो है आधारभूत भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण का प्रमुख लक्ष्य माना गया था। आगे है, आगे 20 नंबर कह रहा है कि भारतीय रुपया की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। भारतीय आपके उधारकर्ताओं को रुपया और मूल्य वर्ग के मसाल बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो ये भी सही हो जाएगा। और कह रहा है विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। तो ये भी सही हो जाएगा। और कह रहा है डी नंबर, यह एक प्रशंसनशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन और भारतीय उधारकर्ताओं को रुपया और वर्गमूल के मसाला ब्रांड जारी करने हेतु प्रोत्साहन और विदेशी वाणिज्य उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाने जैसे उपाय जो है कारगर सिद्ध हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। आगे है, आगे 21 नंबर कह रहा भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से आपको बताना है। तो कह रहा कि संविधान में प्रदान करता है, संसदीय कानूनों द्वारा और राष्ट्रपति की स्वीकृति से चुनाव आयोग द्वारा। और डी कह रहा राष्ट्रपति के उद्घोषणाओं द्वारा। तो आपका यहाँ पर 21 नंबर है और 21 का बी करेक्ट हो जाएगा, संसदीय कानूनों द्वारा। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में संसदीय कानूनों द्वारा विस्तार बताया गया है और चुनाव के लिए अधिसूचना और निर्णय आयोग द्वारा जारी किया जाता है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्र जो है दाखिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 22 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर वह जो जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह आपकी 65 वर्ष है। कितनी? वह 65 वर्ष है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। और यह अनुच्छेद आपका किस में शामिल है? आर्टिकल आपका 124 के फर्स्ट में के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आगे कह रहा है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गृह मंत्री। कौन हो जाएगा? देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में पुनर्गठन अधिनियम 1900 आपका 56 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। जिसमें बात करेंगे आपका जो है पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय जो आपका कोलकाता में है। कहाँ पर है? पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय जो कि आपका कोलकाता में है। और दूसरा जो है आपका है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो आपका मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में है। और तीसरा जो आपका है वह आपका उत्तरी दक्षिणी पूर्व मुख्यालय जो आपका न्यू दिल्ली में है। और चौथा जो आपका है वह आपका दक्षिणी क्षेत्रीय मुख्यालय जो कि आपका यहाँ चेन्नई में है। और पांचवा जो आपका है वह मध्य क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय जो आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। तो आपका 5 आपके क्षेत्रीय परिषद का होते हैं और इनका जो आपका है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है वह गृह मंत्री होता है।
24 नंबर है, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कह रहा है यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो 24 नंबर में तो कह रहा है लोक निर्माण की अभिवृद्धि करना, ये तो सही हो जाएगा। एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, तो ये भी सही हो जाएगा। और कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, ये भी सही हो जाएगा। युवाओं को रोजगार देना, ये है जो आपका नहीं हो जाएगा। देखिए, युवाओं को रोजगार देना भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। संविधान के भाग चौथे में और अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 36 से और अनुच्छेद आपका 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और यह नीति निर्देशक तत्व मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। आगे है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। 25 नंबर है, और यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, तो आपका अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 में संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 360 में क्या है, तो वित्तीय आपदा के बारे में उपबंध किया गया है। और 356 में क्या है, तो राज्यों में संवैधानिक तत्व के विफल हो जाने की दशा में राज्य में राष्ट्रपति शासन हेतु संबंधित उपबंधों का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान इसमें है। और आगे है यहाँ पर 26 नंबर आपका थायमीन है। थायमीन किस विटामिन का नाम है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका विटामिन B1 किसका, थायमीन जो है आपका विटामिन B1। और यहाँ पर आपका विटामिन सी का नाम क्या है, तो विटामिन सी का नाम है आपका एस्कर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कर्बिक अम्ल। और यहाँ पर विटामिन B2 को क्या कहते हैं, तो विटामिन B2 को यहाँ पर कहते हैं हम, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन B6 को क्या कहते हैं, यहाँ पर पैराडॉक्सिन कहते हैं। आगे है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ बताना है। और कह रहा लोक की उक्ति और लोक की बातें, लोगों के लेख और अच्छी बातें। तो 37 यहाँ पर एक मिनट कुछ लगता है, 1 मिनट। 26 के बाद आपका 27 आएगा ना, हाँ 27 आएगा, 26 के बाद आपका 27 आएगा। और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लाजिम्ड। क्या हो जाएगा, प्लाजिम्ड जो है जीवाणु कोशिकाओं के स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया कराने में सक्षम होता है। इसका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह आपके वंचित डीएनए को अपने साथ जोड़कर अन्य कोशिकाओं में समाकलन कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में जो आपका क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर आपका हो जाएगा, जर्मन सिल्वर का आपका ए का दूसरा यानी आपका निकेल हो जाएगा। और यहाँ पर सोल्डर का जो क्या हो जाएगा, सोल्डर का आपका टीन हो जाएगा। और उसके बाद आपका ब्लीचिंग पाउडर का आपका क्लोरीन हो जाएगा। और हाइपो का जो आपका हो जाएगा वह सोडियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आगे है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो यहाँ कह रहा है द्रवण और वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, और विकल्प डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करेंगे 29 नंबर में, तो 29 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। द्रव को खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा द्रव अपने अंदर से ही प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। और यह आम जीवन में इसकी कोई उदाहरण जो है मिलते हैं। हमारे शरीर में पसीना जब सूखता है तो हमें ठंडक का महसूस होता है, क्योंकि पसीना सूखने से वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा जो है शरीर से संग्रहण कर लेता है और शरीर जो है ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंडा उत्पन्न करता है और सुराही का पानी ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण इज द राइट आंसर। और 30 नंबर है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट का कार्य करता है, तो निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट जो आपका कार्य करता है वह संवेग संरक्षण पे काम करता है। किस पे, रॉकेट के अंदर ईंधन के जलने से उत्पन्न गैस निष्कासन के विपरीत दिशा में रॉकेट का संचालन होता है। गैस जिस वेग से निकलता है
ठीक उसी वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट भी गति कार्य करता है और जो न्यूटन की गति के आपके तृतीय नियम को जो है फॉलो करता है। और रॉकेट के संवेग का जो है रॉकेट का जो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है वो आपका m1 b1 बराबर m2 और आपका b2। कह रहा है आगे, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है यहाँ पर 9 है। 2 अंकों की संख्या के योग का योग यहाँ पर 9 है। साथ ही इन संख्याओं का जो आपका इन संख्याओं का 9 गुना है। अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगुना है संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दो अंकों की संख्या का योग आपका यहाँ पर क्या है, तो आपका 9 है। तो यहाँ पर तो देखिए हम इसमें ऑप्शन से यूज करेंगे। अगर देखिए दो संख्याओं के अंकों का योग, अगर देखिए दो संख्याओं का अंकों का योग हम करते हैं तो आपका 9 होना चाहिए। तो देखिए आपका यह इससे 10 हो जाएगा और इससे आपका जो है इससे भी 10 हो जाएगा और इससे आपका 3 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 8 किसको, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 8 और किसको, तो 1 को जोड़ते हैं तो आपका 9 हो जाएगा। और इनको अगर हम दुगुना करते हैं और अगर इनको हम दुगुना करते हैं तो 9 दूना हमारा 18 हो जाएगा और उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या से दुगुना होगा तो ये हमारा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य आपका 25% बढ़ाया जाता है और फिर उसे 25% कम कर दिया जाता है, तो इसका वास्तविक मूल्य होने वाले परिवर्तन क्या होंगे। तो इसके लिए हम एक्स माइनस वाई बारह माइनस एक्स वाई और बटे 100 लगाएंगे, यह फार्मूला हमारा बेटर होगा। आगे देखिए 25% क्या किया जाता है, 25% बढ़ाया जाता है, फिर आपका यहाँ पर 20% जो है कम किया जाता है। थोड़ा सा मैं इधर लगाऊं तो देखिए यहाँ पर 25% बढ़ाया जाता है, फिर आपका 20% कम किया जाता है, माइनस 25 गुणे आपका 20 और बटे का हमारे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर अगर इसको काटें हम तो 20 से काटेंगे 20 25 100 और 5 से काटेंगे 5 25 25। तो यहाँ पर देखिए आपका 25 में से आपका 20 जाएगा, 25 और इधर भी 25 हो जाएगा आपका देखिए, और इधर 25 हो जाएगा और इधर भी आपका 20 और 5 आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 में से 25 जाएगा तो आपका 0% आ जाएगा, जो कि आपका इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे देखिए यहाँ पर करनी में आपका 4225 का मान आपका 65 दे रखा है, फिर आपका 42 करनी में 42.25 प्लस और उसके बाद फिर करनी में आपका 0.44225 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना दे रखा है आपका 65 दे रखा है, कितना दे रखा है 65 दे रखा है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद आपका इसका कितना आ जाएगा, इसका देखिए दशमलव लगा है ना, दशमलव को हम यहाँ पर 2 अंक जो है यहाँ पर जो है दशमलव लगाकर हम 65 कर देंगे, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए कितने अंकों पे, 4 अंकों पे दशमलव लगा हुआ है, तो इसका मान आपका हो जाएगा कितना, 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 7.15 हो जाएगा, 7.15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी विकल्प में है। डी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है यहाँ पर 34 नंबर, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार जो था वह आपका 300 ग्राम था, और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार भार जो है 400 ग्राम था। उसके बाद आपका व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेट का औसत भार आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए, कितने आपका जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका भार आपका कितना था, तो 300 ग्राम था। इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 1200 ग्राम, कितना 1200 ग्राम। फिर फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए, फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए और इनका जो भार था तो 400 ग्राम था, तो 8 चौक को 32, यह कितना हो जाएगा, तो 3200 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद आपका 1200
प्लस आपका 3200 और इनको जो है हम किससे, तो भार क्या था, तो यहाँ पर हम जो है, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 8 इधर है 4 इधर है, तो 12 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे। उसके बाद देखिए, और 1200 और 3200 कितना हो जाएगा आपका, ये 4400 हो जाएगा। कितना, 4400 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे आपका 12 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे हम, किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12 और 11 चौको 44 हो जाएगा। तो आपका 1100 बटे आपका 3 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9। उसके बाद देखिए एक ही विकल्प में आ रहा है, और फिर यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 366 दशमलव कितना हो जाएगा, 366 दशमलव आपका 6-7 ग्राम हो जाएगा। विकल्प नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है, यदि आपका 6 पे एम का मान आपका बराबर आपका 4000, यहाँ पर 46,656, तो आपका 6 पे m-2 का कीमत यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर आपका देखिए 6 पे m का मान हमारा कितना दे रखा है, 46,656 दे रखा है। उसके बाद आपका चूँकि यहाँ देखिए, और 6m2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6m, उसके बाद हमारा 6 पे -2 हो जाएगा। इतना देखिए, फिर हमारा हो जाएगा 6 पे m, और इसमें बटे में लाएंगे, ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यह, उसके बाद आपका 46,656, उसके बाद आपका बटे 36 हो जाएगा। अब इसे जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यह, तो आपका हो जाएगा 1296 आ जाएगा। कितना, 1296 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प यहाँ पर जो है 1296 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आगे, सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु कौन थे, तो बल्लभाचार्य कौन थे। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के उपशाखा कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते थे। उनके गुरु जो है बल्लभाचार्य थे। आगे चलिए, आगे हम इंग्लिश देखेंगे और इंग्लिश से हम पैसे सॉल्व करेंगे। कितना, 36 है, अभी नहीं आया है, अभी तो हिंदी चलेगी। 37 नंबर है यहाँ पर, कह रहा है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा। 37 नंबर में तो लोकोक्ति का कह रहा है कि यहाँ पर लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख और अच्छी बातें। तो 37 नंबर है, और लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति। क्या होता है, लोक की उक्ति, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में आपका प्रस्तुत किया जाता है तो उस लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है एक व्यक्ति करने से कोई कठिन कार्य जो है पूरा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट होगा। और दूसरा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का पहचान करना है। तो संसार है, गौरव है, समुदाय है और अश्विनी है। तो यहाँ पर नाम पढ़ते ही पता चल गया कि आपका देखिए यहाँ अश्विनी, अश्विनी नक्षत्रों के नाम, जैसे अगर बात करेंगे यहाँ पर नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, तो नक्षत्रों के जो आपके नाम होते हैं, नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वह सदा आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, और विकल्प में अश्विनी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आपका गौरव, संसार और समुदाय ये सब आपके कैसे हैं, तो ये सब आपके पुल्लिंग हैं। आगे आइए, 39 नंबर, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का पहचान करना है। कृष्ण आपका कैसा लिखा जाएगा, कृष्ण। तो विकल्प देखते ही पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए कृष्ण हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। और 40 नंबर है, शीत का विलोम यहाँ पर क्या होगा, तो शीत का विलोम हमारा यहाँ पर उष्ण हो जाएगा। और ठंड का विलोम क्या हो जाएगा, ठंड का विलोम हमारा हमें यहाँ पर गर्म हो जाएगा। और फिर आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर कृष्ण का आपका जो हो जाएगा वह शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पैसेज दे रखा है, डायरेक्शन यानी निर्देश दे रखा है। कह रहा डायरेक्शन है, रीड द पैसेज गिवन बेलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी
नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा ए फैमिली ऑफ 78 आपका कांदीलुमारी विलेज इन डिंग ए टाउन सम आपका 150 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी असम हैज़ बीन सडनली ट्रस्ट इनटू आपका स्पॉटलाइट ऑफ फेम। दिस द होम ऑफ हिमा दास डॉट्स स्प्रिंटर हु आपका समन्ड एन इनक्रेडिबल ट्रस्ट टू स्पीड of the final moment of 400 meter race at World Under 20 Championship on Thursday to win a आपका unpretended gold for the country and gratitude Indians everyone। यानी कह रहा है कि देखिए मैं हिंदी इसकी व्याख्या करता हूँ। असम के गुवाहाटी से करीब आपका 150 किलोमीटर दूर ढिंग कस्बे के कंधुलरी मारी गांव में रहने वाली 17 लोगों के परिवार अचानक से सुप्रसिद्ध की रोशनी में आ गए। और यह क्या था? यह हिमा दास का घर था। वह साहसी धावक जिसने गुरुवार को विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 400 मीटर की दौड़ के अंतिम क्षणों में अविश्वसनीय गति से दौड़ लगाई और देश भर के लिए अभूतपूर्व स्वर्ण पदक जीती और दुनिया भर के भारतीयों का आभार व्यक्त किया। और उसके बाद देखिए आगे कह रहा जस्ट वुड डिड ए यंग गर्ल फ्रॉम दिस विलेज हु हैज रिसीव्ड फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर जस्ट आपका 15 मंथ बिकम ए वर्ल्ड चैम्पियन। दैट ए स्टोरी एवरीवन वांट्स टू नो। डिड हर प्राउड विलेज जस्टली एवरीवन फील्स दे हैव एड ए रोल टू प्ले। हिमा टैलेंट was first spotted by आपका श्यामसुल हॉग ए फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एट द लोकल जवाहर नवोदय विद्यालय इन 2016 when ए से हर प्लेइंग टू ग्राउंड ऑफ डिंग पब्लिक स्कूल ही दैट ब्रॉट टू आपका गौरी शंकर रॉय एंड आपका नागौन स्पोर्ट एसोसिएशन वेयर ए क्वालिफाइड फॉर एन इंटर आपका डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप who two gold medals at a sports meet a शिव सागर a town about आपका 250 किलोमीटर अवे। हिमा हैज अचीव्ड एन इम्पॉसिबल फीट। इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर एन एथलीट टू ट्रीम सेकेंड फॉर देयर टाइमिंग। सी वाज आपका मैसिवली इम्प्रूव फ्रॉम 2016 टू 2018। हर आपका confidence is what sets her apart. Hima is strength come for fact that she is fearless to coaches and said every season आपका athletes of championship winners to do आपका psychological हिमा आपका immediate her as per word saw of Thursday not even American championship Tyler mention would beat up आपका determination ऑफ द गर्ल फ्रॉम ढिंग। यानी अर्थात यह कह रहा कि आखिर कैसे इस गांव की एक लड़की जिसने 15 दिनों के औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और हर दिन जानना चाहती है और उसके गौरवशाली गांव में हर कोई यह महसूस करता है कि उसने अपनी भूमिका निभाई। और हिमा को प्रतिभा सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो है नवोदय विद्यालय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक श्यामसुल हक ने 2016 में देखा जब उन्होंने डिंग पब्लिक स्कूल के मैदान में खेलते हुए देखा था। फिर वह उसे जो है नागागांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन में गौरी शंकर राय के पास ले गए जहां उन्होंने अंतर जिला प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया और लगभग आपका 250 किलोमीटर दूर शिव सागर नामक कस्बे में एक खेल प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते। हिमा ने एक असंभव उपलब्धि हासिल की। एक एथलेटिक को अपनी टाइमिंग से 1 सेकंड कम करने के लिए वर्षों का अभ्यास करना पड़ता है। 2016 से 2018 तक उसने बहुत सुधार किया और उसका आत्मविश्वास ही उसे दूसरों से अलग करता रहा। दोनों कोचों ने हिमा को जो है ताकत इस तथ्य से आती है कि वह निडर है। यह तब तक कि अनुभवी एथलीट और चैंपियनशिप विजेता भी है। उसने मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं डरा पाते हैं। जैसे ही गुरुवार को दुनिया ने देखा कि अमेरिका चैंपियनशिप टेलर मैनसन ने भी ढिंग को लड़की के दृढ़
संकल्पना से जो है हरा नहीं पाएँ। तो देखिए गद्यांश तो आपका काफ़ी बड़ा था। अभी अब गद्यांश से बनने वाले प्रश्न हैं। कह रहा है दिस पैसेज इज़ अबाउट, यानी यह पैसेज किसके बारे में है? यह गद्यांश किसके बारे में है? तो हिमा दास के बारे में। किसके बारे में है? हिमा दास के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो गद्यांश भी आएगा और गद्यांश से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, आगे भी है आपका गद्यांश ही है और कह रहा है सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड। तो 42 नंबर में आपको क्या बताना है? इसमें आपको वाक्य में चुने हुए आर्टिकल को गलत प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना है। तो कह रहा है कि ही इज़ ए एमए, यह एमए है और कह रहा है बी 12 इंचेज मेक ए फुट, यानी 12 इंच मिलाकर 1 फुट होता है। और सी कह रहा है कि ए पीपल शुड अबे हिज टीचर, यानी शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और डी कह रहा है कि ही इज़ ए यूरोपियन, वह एक यूरोपीय है। तो यहाँ पर बात आपकी होगी तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ही इज ए एम ए। ही इज एम ए की जगह आपका एन प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ही इज ए एम ए, तो ही इज ए एन एम ए, ये आपका लगना चाहिए। इस वजह से आपका यह गलत हो जाएगा। आगे है 43 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस ही इज नो मनी हाउ। तो आगे है ही, कह रहा है ही इज नो आपका मनी नाउ। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा कि आल दो ही वेज वेरी पुअर वंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ही इज गिवन अप ए हैज वेल्थ, और सी कह रहा है कि बिकाज ए वेरी रिच वंस। डी कह रहा है बिकाज हैज रिसीव आपका हुज डोनेशन डोनेशन। तो आल्दो ही वाज वेरी पुअर वंस, यानी कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है 43 नंबर में, यद्यपि वह बहुत गरीब था। और बी कह रहा है कि ही एज ही हैज़ गिवन अप ऑल हिज वेल्थ, यानी क्या है? तो कह रहा है कि क्योंकि उसके पास, और उसके पास क्या है? उसके पास सारी संपत्तियों का त्याग कर दिया। कह रहा बिकॉज ए वेरी रिच वंस, यानी वह बहुत आपका अमीर था। और डी कह रहा बिकॉज ए हैज़ रिसीव हुज डोनेशन, तो उसने क्या, उसने क्योंकि उसने बहुत बड़ा दान मिला है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? प्रिय मित्र ने कहा तुम्हारा यह स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ही हैज़ गिवन अप ऑल दिस वेल्थ, यानी क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने अपनी सारी संपत्ति जो है खो दी थी। यह विकल्प सबसे तार्किक रूप से वाक्य को पूरा करेगा। यदि उसके पास पैसे नहीं है तो उसका एक कारण यह हो सकता है कि उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। यहाँ पर बी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आगे है आइडेंटिफाई करेक्ट इस रिपोर्टर वर्ड ऑफ गिवन सेंटेंस। 44 नंबर में माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है माई फ्रेंड आस्क, यहाँ पर कह रहा है माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, यानी मेरे मित्र ने कहा तुम यह उपहार स्वीकार करना ही होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, यानी मेरे मित्र ने कहा तुम्हें यह उपहार स्वीकार करना होगा। तो क्या कह रहा है कि माई फ्रेंड आस्क दैट आई मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट, यानी मेरे मित्र ने कहा कि मुझे वह उपहार अवश्य स्वीकार करना चाहिए। और बी कह रहा है कि माई फ्रेंड सेड दैट यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, यानी मेरे मित्र ने कहा कि तुम्हें यह वह उपहार अवश्य स्वीकार करना चाहिए। और सी कह रहा माई फ्रेंड रिक्वेस्ट दैट आई मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट, यानी मेरे मित्र ने अनुरोध किया कि मैं उपहार स्वीकार करूं। और डी कह रहा है माई फ्रेंड आपका इंस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, यानी मेरे मित्र ने आग्रह किया मुझे वह उपहार स्वीकार करना चाहिए। और सही रूप का यहाँ पर आपको जो है कह रहा है कि आइडेंटिफाई करेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी आपको क्या करना है? दिए गए वाक्य का सही रूप को पहचान करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे मित्र ने कहा कि मुझे वह उपहार अवश्य स्वीकार करना चाहिए।
ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि डायरेक्शन दे रखा है और कह रहा है क्या 45 नंबर में कि ही ओपन द डोर, यानी वह दरवाज़ा खोलता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन देखिए 45 में पहला ए कह रहा है कि द डोर विल बी ओपनड हिम बाय हिम, यानी दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जाएगा। और बी कह रहा है द डोर इज ओपन बाय हिम, दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जाता है। और सी कह रहा है द डोर वाज ओपन बाय हिम, यानी दरवाज़ा उसके द्वारा खोला गया था। और डी कह रहा है कि द डोर विल बी ओपनड बाय हिम, यानी दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको यह दरवाज़ा जो है खोलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द डोर विल बी ओपनड बाय हिम, यानी दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जाएगा। आगे देखिए, अब हम गद्यांश देखते हैं हिंदी के बारे में। और यहाँ 46 नंबर है ना, 46 नंबर। तो आइए कथन देखते हैं। कथन कह रहा है कि सभी कार्य जीप हैं। क्या कह रहा है कि सभी कार जो हैं यहाँ पर, सभी कार क्या हैं? तो सभी कार यहाँ पर जीप हैं। सभी कार जीप हैं और सभी जीप चार पहिया हैं। सभी जीप क्या हैं? यहाँ पर फोर व्हीलर हैं, यानी चार पहिया हैं। चार पहिया हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है कि सभी चार पहिया कारें हैं। तो सभी चार पहिया यहाँ पर कारें बता रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये सभी चार पहिया हमारा जो है कारें बता रहा है, तो गलत हो जाएगा। कुछ चार पहिया जीप हैं, यानी कुछ चार पहिया जीप है, यानी बाहर से अंदर की तरफ जाने पर कुछ का फार्मूला हमारा सही होता है। तो दूसरा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए विकल्प देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल दूसरा हमारा यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। आगे है यहाँ पर ए का आपको 2 लिखा है और ओ को यहाँ पर 30 लिखा है, एक्स का 48 लिखा है और सा को यहाँ पर कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए, ए का हमारा कितना लिखा है, ए का हमारा कितना होता है, ए का हमारा यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। और इसको जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ओ का हमारा कितना होता है प्लेस वैल्यू, ओ का प्लेस वैल्यू हमारा 15 होता है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 30 हो जाएगा। और एक्स का हमारा कितना होता है, एक्स का हमारा जो होता है वो 24 होता है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है आपका, SAW दे रखा है। एस का 19 होता है और 19 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 19 दूना हमारा यहाँ पर 38 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, फिर आपका कितना है, फिर ए है, ए का हमारा कितना हो जाएगा, ए का हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, फिर डब्लू हमारा यहाँ पर 23 होता है। 23 का हमारा दुगुना हमारा कितना हो जाएगा, 23 का दुगुना हमारा 46 हो जाएगा। तो 46 हमारा हो गया। अब इन सभी को जो हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमारा कितना मिलेगा, 86 मिल जाएगा। कितना, 86 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस प्लेस वैल्यू को हमें दुगुना कर देना है, हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 48 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद का पहचान करना है जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर तो Q6 दे रखा है, उसके बाद UB है, TE है, उसके बाद JO है। तो यहाँ पर देखिए क्यू और 6 के बीच में हमारे कितने अक्षर हैं, क्यू और 6 के बीच में हमारे 3 अक्षर है, पी और ओ जे दे रखा है। उसके बाद फिर देखिए आपका क्या है, यू और बी है। तो यू कहाँ है, यू हमारा यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। इनके बीच भी हमारा 3 अक्षर हैं। उसके बाद फिर देखिए टी और ई है। टी देखिए हमारा कहाँ पर है, टी यहाँ पर है और उसके बाद ई हमारा यहाँ पर है। तो इनके बीच हमारा केवल 2 अक्षर है। इनके बीच केवल 2 अक्षर है, इस वजह से हमारा यह अलग हो जाएगा। यह पद से जो है हमारा संबंधित नहीं है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। उसके बाद जेड और ओ देख लेते हैं। तो जेड हमारा यहाँ पर है और ओ हमारा यहाँ पर है। इनके बीच हमारा देखिए आपका 8 क्यू और पी, इनके बीच भी हमारा 3 है। तो इस वजह से आपका इसमें 2 आपका गैप है, इस वजह से आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 कथन और निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर कह रहा है कि क्या कह रहा है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों से
या सामान्य कारणों के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कारण का परिणाम हो सकता है। दोनों कथन को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध को जो है दर्शाएगा। तो चलिए देखते हैं, आपका 49 नंबर है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, कह रहा कि ये कह रहा है कि अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाएं। और दूसरा कह रहा है कि स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरों को रद्द कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, तो देखिए विकल्प नंबर सी लगाएंगे। ये देखिए, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। देखिए, छात्रों का शैक्षणिक दौर में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाना और शैक्षणिक दौरों को रद्द होना दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं, क्योंकि छात्रों के दौर पर भेजना उनके व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा का परिणाम हो सकता है और दौर को रद्द होना कोई आपका असामयिक अचानक घटना का कोई पैरामेडिक कारण हो सकता है, जैसे आपका कोरोना, या स्वतंत्र कारण भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 50 नंबर है यहाँ पर, और दिए गए प्रश्नों के विभिन्न तत्वों के मध्य के संबंध को दर्शाया गया और कथनों को बाद दो निष्कर्ष दिए गए, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो कह रहा है यहाँ पर, देखिए कौन सा यहाँ पर उत्तर सही होगा। तो देखिए, कथन आपका ये दे रखा है, निष्कर्ष पहला है और निष्कर्ष यहाँ पर दूसरा है, यानी आर जो आपका होगा बड़ा किससे, तो एफ से। तो आर किससे बड़ा होगा, आर जो आपका बड़ा होगा एफ से। यहाँ पर दूसरा हमारे यहाँ पर अनुसरण करेगा, क्या हो जाएगा, ये जो आपका कथन दे रखा है, आपका पहला जो आपका कथन दे रखा है वो आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष जो आपका पहला दे रखा है वह गलत हो जाएगा, और दूसरा जो आपका है, जैसे आपका यहाँ पर आर बड़ा होगा के से, और के जो आपका बड़ा होगा वह एफ से बड़ा होगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, तो हिंदी नाटक आपके कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा इन्हीं की रचना है। और मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचना है मुंशी प्रेमचंद की, तो इनकी है गोदान करम भूमि, गबन रंगभूमि। और आपका धर्मवीर भारती की क्या क्या है, तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग। और आपका मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो आपके विशाख दत्त हैं। कौन है, विशाख दत्त है। आगे है यहाँ पर, मधुबनी कला कहाँ का प्रसिद्ध है। मधुबनी कला आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भारतीय लोक चित्रों का एक प्रसिद्ध शैली मधुबनी है। यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। तो आपका मिथिला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाने से ही ग्रीन हाउस गैस प्रभाव अथवा वायुमंडलीय तापमान कहा जाता है। कह रहा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम प्रयोग आपके पारिस्थितिकी जेसी टॉन्सले ने अपनी इकोलॉजी और 1935 में इसका प्रयोग किया था। कौन थे, तो आपके एजी टॉन्सले थे। और नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, 55 नंबर में, तो आपका सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का मुख्य राज्य है। इसकी राजधानी गंगटोक है। इस राज्य में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ की राज्य जनसंख्या अधिकतम हिस्सा नेपाल समुदाय से संबंधित है। आगे है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिसमें अगर बात करें 14 देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जिसमें ये आपका उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, कागिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और आपके वियतनाम, ये आपके
14 देशों को जो है सीमाएं स्पर्श करता है। 57 नंबर है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर 57 नंबर में बात करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? आपका आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सीधा दोष ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है और कम कर सकता है। आगे है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो मथुरा कला स्कूल अपने कुषाण वंश काल में। कौन से? देखिए, मथुरा कला कुषाण काल में अपने सर्व शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। इसमें आदर्शवादी कला में सत्य को सौंदर्य की प्रधानता मिली है। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढके दिया जाता है। इस कला में आध्यात्मिक देवताओं की मूर्तियाँ दिखती हैं और भौतिक और आपके भौतिकता भी दिखाई देती है। कह रहा अप्रैल 2022 के डेक कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। आगे है, कह रहा किस देश को आपके काउड तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला है? तो यह मिला है आपका थाईलैंड को। किसे? 21 अप्रैल 2022 को क्वाड समूह के महत्वाकांक्षी पहल के तहत भारत में उत्प्रेक्षित कोविड रोधी टीका कोवैक्स टीका को 2 लाख खुराक थाईलैंड को प्राप्त हुआ है। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपका ये कहाँ किया जा रहा है? तो आपका मैसूर में। कहाँ पर? भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत आपका थिंक 20 आपका शिखर सम्मेलन आयोजन कर्नाटक के मैसूर शहर में किया जा रहा है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के किस राज्य में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका कहाँ पर किया है? तो तमिलनाडु में। कह रहा हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू किया है? तो कौन सी? तो उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई राज्य में कैबिनेट मिशन शक्ति स्कूटर योजना की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए आपका 1 लाख रुपए तक के जो है बैंक ऋण में ब्याज छूट प्रदान करना है। आगे है यहाँ पर, कह रहा है कि 14 से 15 जुलाई के दौरान किस राज्य में चराई उत्सव मनाया गया है? तो 14 से 15 जुलाई 2023 के दौरान अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हिस्सा? आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के आपके चाचीन चराई उत्सव मनाया गया है। चाचीन तवांग क्षेत्र में आपका बुमला दर्रा के पास स्थित क्षेत्र है, जहाँ रहने वाले स्थानीय चरावाहों द्वारा इसे पारंपरिक उत्सव के 2 दिनों तक मनाया जाता है। और हाल ही में मानव हाथी संघर्ष की समस्या को समाधान के लिए कजाहा कोथा अभियान शुरू किया गया है। तो ये आपका शुरू किया है असम में। कहाँ पर? देखिए, मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधानों के प्रयास के तहत असम में आपका गजहा कोटा अभियान शुरू किया गया था। इस परियोजना को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट आपका आर्यणक डरविन पहल और असम विभाग के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। आगे है, जो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई ऑफिस लागू करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये आपका बना है कन्नौज। कौन सा? वो कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश के पहला ई ऑफिस लागू करने वाला जिला बन गया है। ई ऑफिस कार्यालय एक सरलीकृत जवाबदेह कार्यप्रणाली प्राप्त करने का माध्यम है। आगे देखते हैं। आगे आपका 67 नंबर, कह रहा 13 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक IT हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को सबसे लंबा पुल किस जिले में बनाने का निर्णय लिया है? तो ये आपका जिला जो हो जाएगा वह आपका प्रयागराज। सांस्कृतिक संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को मध्य समझौता किया है? तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। आगे देखिए, 70 नंबर, किस देश ने आपका स्पेस एक्स आपका स्ट्राई नामक संचार उपग्रह लॉन्च किया है? यहाँ पर 70 नंबर में। तो ये आपका है इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने। और यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर आपका संबंध वैकल्पिक उत्तर का सही उत्तर का चुनाव करिए। कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्रवाधिक मूलाधार हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी, वहीं साहित्य कला धर्म और दर्शन को अपने चेतना से आपका बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी बना दिया।
पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र की प्रकृति के हाथ से निकालकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए। विज्ञान के हाथ में अ, विज्ञान के विज्ञान के हाथ में पहुंच गए और इस बंद गली में पहुंचने के अर्थ है मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे वैज्ञानिक हमारे लिए आपका भस्मासुर के हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। आपका अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आपका आस्थावान नहीं है। प्रत्येक प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में आपका शंकाग्रस्त है। तो ये तो गद्यांश था और कह रहा है 71 नंबर में आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकुलन है क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा आपका 71 में जो हो जाएगा और वह वैज्ञानिक के विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। और दूसरा कह रहा है 72 नंबर हमारी विज्ञान धृत शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इसका देन है आपकी जीवन की अपारसीम भौतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी हमारा 72 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर है मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है। तो आपका यहाँ पर नैतिक और आपका आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। 74 नंबर है आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो जो है साहित्य धर्म कला और आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा 74 में राइट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि अणु विस्फोटक को मानवतावाद का मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति जो है आपका क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 75 में राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 76 नंबर 76 से 80 तक यानी 4 आपको यहाँ पर भी गद्यांश देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि 76 से 80 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर उत्तर दें। कह रहा भारतीय राष्ट्रवादी नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के कठियावाड़ भारत में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाता था। उनकी पढ़ाई लंदन इंग्लैंड से पूरी हुई परंतु वर्ष 1993 में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए जहां वे 20 वर्षों तक भारतीयों के खिलाफ रंगभेद कानून को विरोध करते हुए सत्याग्रह या अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है जरिए प्रदर्शित करने का अगुवा के रूप में वे अपने समय के बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता बन गए। आज पूरी दुनिया में स्वतंत्रता संग्रामों में सत्याग्रह को सर्वाधिक ताकतवर दर्शनों में एक माना जाता है। गांधी जी जब 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा आरंभ की और कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। गांधी की अपार सफलता से उन्हें देश भर में इतनी प्रशंसा मिली कि उस दौर से एक प्रख्यात लेखक ने गांधी जी को महात्मा की पदवी दे डाली। उन्होंने स्वराज होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नेता बन गए और जहां उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के लिए अहिंसक असहयोग की नीति को बढ़ावा दिया। उनका लक्ष्य गरीब किसानों और श्रमिकों को अत्याचारी कराधान और भेदभाव के विरोध करने में मदद करना था। उन्होंने गरीबी हटाने महिलाओं की मुक्ति जात पात का भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उनका अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वराज हासिल करना था। तो अब आइए इससे बनने वाला हम प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। तो देखिए 76 नंबर है और यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून। आगे है कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की थी। तो यहाँ पर 77 में हो जाएगा आपका हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना। और 78 नंबर है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी जी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उन्होंने जो है स्थानीय झगड़ों को सुलझाया। और कह रहा प्रस्तुत छेद में महान आत्मा पद के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग हुआ है। तो ये आपका हुआ है महात्मा। महात्मा गांधी किसके आपके अग्रगामी थे। तो ये आपके किसके थे तो सत्याग्रह के। आइए आगे देखते हैं 81 से 85 तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा यातायात के विभिन्न साधनों द्वारा
विभिन्न शहरों का यात्रा करने वाले पर्यटकों की यहाँ पर संख्या दे रखी है। और प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है कि रेलगाड़ी से आने वाले, देखिए रेलगाड़ी ये वाला आपका है। और कह रहा है रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या कितनी है। तो रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटकों की यहाँ पर संख्या कितनी है, तो देखिए 81 है प्रश्न। तो रेलगाड़ी से आने वालों की बात करेंगे, तो रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 188, 166, 194, 185 और 159 और 163, इन सभी को हम अगर जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, आपका 1055 मिल जाएगा, 1055 मिल जाएगा। और अवशिष्ट औसत कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 से डिवाइड कर देंगे। अब जब जैसे ही 6 से डिवाइड करेंगे हमें 176 प्राप्त हो जाएगा, 176, जो कि ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। सी विकल्प हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा सभी वाहनों से मुंबई और मैसूर जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो सभी वाहनों से मुंबई जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सभी वाहनों से, तो सभी वाहनों से यहाँ पर जाने वाले कहाँ पर, तो मुंबई और मैसूर। मुंबई में 180 और 180 के बाद आपका 166, 178 और 187 और 182, इनको हम अगर मुंबई का हम जोड़ते हैं तो 893, कितना, 893 है। उसके बाद सभी वाहनों से मैसूर जाने वाले, मैसूर कहाँ पर, देखिए मैसूर यहाँ पर है, तो 149, 159, 155, 149, 183 कहाँ पर है, तो मैसूर का अगर हम जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 795 हो जाएगा। अब इनका 893 और 795 का हम यहाँ पर हम जो है इनको जो घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 98, कितना, 98 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो 98 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है 83 नंबर, और कह रहा है रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या और विमान से चंडीगढ़ जाने वाले पर्यटकों की संख्या का कितना परसेंट है। तो रेलगाड़ी से देहरादून जाने वालों पर्यटकों की संख्या, रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी कहाँ पर, रेलगाड़ी से जाने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है, 163, कितनी है, 100। रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है, देहरादून 185, सॉरी, देहरादून आपका 185 है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर आपका विमान से चंडीगढ़ जाने वालों की, विमान से कहाँ पर, विमान से चंडीगढ़ जाने वालों की, चंडीगढ़ कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ से विमान 148 है, कितना है, 148 है, 148 है। उसके बाद आपका क्या करना है, आपका अपशिष्ट परसेंट निकालना है यहाँ पर, तो आपका 185 और बटे आपका 148, और अवशिष्ट औसत निकालने के लिए 100 से यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लाई करा देना है। तो आपको काटे पीटेंगे तो आपका 125% यहाँ पर जो है आ जाएगा, 125% हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे फिर देखिए, आगे है विमान से जाने वाले पर्यटकों की संख्या और बस से जाने वाले पर्यटकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। विमान से जाने वाले पर्यटकों की संख्या, तो चलिए देखते हैं विमान से जाने वाले पर्यटकों की संख्या। तो विमान से जाने वाले पर्यटकों की संख्या ये है, कितना, 174, 182, 148 और कितना है, 148, 183, 174। और फिर बस से जाने वाले, फिर आपका बस से जाने वाले ये हैं, कितना है, बस से जाने वाले ये हैं। तो यहाँ पर परसेंट निकालेंगे तो देखिए विमान से जाने वालों के अगर जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा, विमान से जोड़ने आपका 1009 आ जाएगा। अब 6 लोग हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 168 दशमलव हमारा कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। उसके बाद आपका बस से जाने वालों को देखेंगे, बस से जाने वालों को कितना हो जाएगा, यानी बस से 968 हो जाएगा। फिर 6 से डिवाइड कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 161.33 आ जाएगा, 110.33 आ जाएगा। अवशिष्ट अंतर इनका देखेंगे, इनका अंतर हम देखते हैं तो इनका जब इनको घटाएंगे 168 से दशमलव आपका 6 और 161.33 को जब घटाएंगे तो 6.83 हमारा आ जाएगा। कितना 6.83 आ जाएगा। 6.83 हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर है 6.83 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है कार द्वारा दिल्ली जाने वाले पर्यटकों की संख्या, उसके बाद विमान से मुंबई जाने वाले पर्यटकों की संख्या का क्रमिक अनुपात कितना है। तो कार से जाने वाले कहाँ से, तो कार से जाने वाले यहाँ पर देखिए कार से जाने वाले तो कार से कहाँ जाने वाले, तो कार से दिल्ली जाने वाले। तो कार कहाँ पर है, तो कार से दिल्ली जाने वाले यहाँ पर कहाँ है 192 हैं। कितना कार से दिल्ली जाने वाले 192 हैं। उसके बाद फिर आपका कह रहा है विमान से मुंबई जाने वाले, विमान से मुंबई जाने वाले 182 हैं। कितने 100 यहाँ पर 82 हैं। और उसके बाद अवशिष्ट अनुपात इनका निकालेंगे 192 और 182 इनको काटेंगे तो इनका कितने बार में 2 बार में आपका 96, उसके बाद आपका 91, यानी 96 अनुपात आपका जो है 91 का आ जाएगा। 96 अनुपात 91 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर आपका 86 से 90 नीचे दिए गए तालिकाओं में 6 विभिन्न राज्यों में दूध की कुल बिक्री को परसेंट में यहाँ दर्शाया गया है। प्रत्येक राज्य में केवल दो दो दूध विक्रेता ए और बी दूध बेचते हैं। नीचे दिए गए तालिका का प्रत्येक राज्य में दूध के बिक्री के परसेंट में विक्रेता ए द्वारा जो है की गई बिक्री को दर्शाता है। और दूध की कुल बिक्री यहाँ पर कितनी है 2 लाख लीटर है। तो चलिए अब इसे हम 2 लाख लीटर है तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए सभी राज्यों में विक्रेता ए द्वारा दी गई दी गई औसत बिक्री लीटर में कितनी है। तो ये वाला ये है। तो यहाँ पर सभी विक्रेता ए द्वारा दी गई तो कितना है आपका 24 है। कितना है 24 है। 24 को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर आपका कितना है 65 है। उसके बाद कितना है फिर आपका 10% है, फिर आपका 80% है, फिर 17% है, फिर आपका 50% है, फिर 13%, फिर 70%, 22%, 60%। इन सभी को जो है हम क्या करेंगे, इन सभी को जो है हम जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ देंगे साथियों। तो हमारा देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत टफ है और बड़ा भी है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। आपका 21,866.6 लीटर आएगा। आपको करना क्या है 24 का आपको 100% निकालना है, फिर 65 का 100% और फिर आपका यहाँ पर 10 का 80 का 17 का 50 का 13 का 70 का 22 का 60 का 14 का फिर 80 का, इन सभी का परसेंट निकाल कर आपको 1 2 3 4 5 6 है, 6 से आपको डिवाइड कर देना है। आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। आगे कह रहा है राज्य पी तथा क्यू में विक्रेता बी द्वारा दी गई दूधों की बिक्री और तथा आर तथा टी में विक्रेता ए द्वारा दी गई दूधों में बिक्री का अनुपात क्या है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सब और इसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा क्योंकि यहाँ स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी। और चलिए यहाँ पर फिर देखिए आपका गद्यांश ही है 91 नंबर। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपका 91 कह रहा है कि 91 से 95 तक गणित में 50 गणित में कह रहा है प्राप्त अंकों में 50 में से को दर्शाने वाले निम्नलिखित आयत चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है। तो आर में यदि गणित में उत्तीर्ण का अंक 31 हो तो फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर देखिए 31 है यहाँ पर ना मैथमेटिक्स में। तो 31 है तो आपका कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है
राइट हो जाएगा। आगे है, कह रहा है कि 92 नंबर, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताना है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताना है, तो आपके कितने हैं? 15 हैं, और 15 हैं, 15 के बाद आपके 20 हैं, 20 के बाद 25 हैं, देखिए 15, 15, 20, 20 के बाद आपके कितने हैं? फिर आपके 40 हैं, उसके बाद आपके कितने हैं? 50 हैं, उसके बाद आपके 10 हैं, उसके बाद कितने हैं? इन सभी को जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135 आएगा। कितना आ जाएगा? तो देखिए कितने कितने हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर 15 हैं, 15 के बाद आपके यहाँ पर 20 हैं, 20 के बाद आपके 40 हैं, फिर आपके 50 हैं, और उसके बाद फिर आपके 10 हैं। इन सभी को जोड़ देंगे तो कक्षा में कुल टोटल संख्या आपकी हो जाएगी कितनी? तो 135 हो जाएगी।